प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की बिनाई का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया। इमरान खान की बिनाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट ने संजीदा सवालात उठा दिए। दाई आंख सिर्फ 15% काम कर रही है, इलाज में ताखीर का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट ने माहिर अमराज चश्म तक फौरी रसाई और बच्चों से राब्ते की हिदायत दे दी। सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान की बीमारी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। तहकीकात का मुतालबा। उधर बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात के साथ तारीखी रेफरेंडम। बांग्लादेश नेशनल पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल करती दिखाई देती है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। बांग्लादेशी अवाम का रेफरेंडम के 4 सवालात के हवाले से रद्द अमल क्या होगा, तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। सोलर नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर अमल दरामद फिलहाल रोक दिया गया। वजीर आजम की हिदायत पर फैसले पर नजरसानी। ईसीसी ने समरी मंजूर की मगर काबीना से तौसीक नहीं हुई। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो इट्स ऑल ओवर द न्यूज़ जो हम बात करना चाह रहे हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक रिपोर्ट आई है, लेकिन बांग्लादेश से भी ब्रेकिंग जो है वो सामने आ रही हैं। गैर हतमी नताइज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ट्रेंड्स तो सुबह से आ रहे थे जी। बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं हमारे साथ, ख़ास तौर पे जब गेस्ट भी आ जाएंगे। मगर ये इमरान खान की जो ख़बर है कि उनकी एक आंख की बिनाई जो है वो 85% जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, ये बड़ी तशवीशनाक है और तकलीफ़देह भी है। आम कैदी के भी जो है ना एक बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं और ख़ास तौर पे जो मेडिकल इशू मामलात होते हैं उसके ऊपर उसकी रसाई होनी चाहिए। यहाँ पे एक शख्स जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी है, फिर वो साबिक़ क्रिकेटिंग हीरो भी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का वो हेड भी है, चाहे कोई माने ना माने जो है। उसके साथ जिस तरह का ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट पेश की गई है सलमान सफदर की तरफ से, MS क्यूरी के तौर पे उनको भेजा गया था, तो वो एक बड़ी उसके अंदर खौफनाक तफसीलात हैं कि उनकी दाएँ आँख जो है वो सिर्फ 15% काम कर रही है और 2 साल से उनके दांतों का चेकअप नहीं हुआ। और अक्टूबर में उनका रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी 6/6 थी, बिल्कुल नज़र ठीक थी, दोनों आंखों की नज़रें ठीक थी और फिर उनको धुंधला दिखाई देने लग पड़ा। और उन्होंने जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे, अब्दुल गफूर साहब शायद उनका नाम है, वो उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा बताया कि उनकी आंख में ये तकलीफ़ है, मगर उसने कोई उसकी सुनवाई नहीं की और इस दौरान में उनको टोटल ब्लैकआउट होने शुरू हो गए कि कम्प्लीटली भी उनकी जो है वो बिनाई चली जाती थी, जिससे कि ये शुबा हो सकता है कि उनको गालबन कोई क्लॉट आया है ब्लड का या ये स्ट्रोक की तरफ भी खुदा न खास्ता बात जा सकती थी। और उसके बाद जो है उनको एक आंख से बिल्कुल बहुत कम आना नज़र शुरू हो गया। उसके बाद फिर जो है वो उनको अस्पताल में ये एक्सेस दी गई और उनका जो है उनको कोई आंख में टीका लगा है, मगर अभी भी वकील साहब के बकौल कि जब उनसे बात कर रहे थे उनकी एक आंख से तवातर के साथ पानी निकल रहा था और वो उससे टिशू के साथ साफ भी कर रहे थे और वो बड़ी इस बात पे डिस्टर्ब थे कि उनको 73 साल उन्होंने कहा मेरी उम्र है। और मैंने कभी जो एक हमारे यहाँ एक तरीका कार है ना कि जो भी पॉलिटिशियन गया है वो छोटी मोटी बीमारी क्या बगैर बहाने के भी कुछ अर्से बाद अस्पताल जाते हैं। उन्होंने कहा मैं 73 साल का हूँ मगर मैंने इसको कभी भी इशू नहीं बनाया अपने फिज़िकल एलिमेंट्स को या बीमारी को, मगर मेरी ये आँख का मैं तवातर के साथ बताता रहा और नहीं वो किया गया। और वकील साहब ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि सुपरिटेंडेंट ने ये कहा कि उनसे पूछा कि जो उन्होंने कहा जी 3 दफ़ा उनका ब्लड प्रेशर और टेस्ट होते हैं रोज़, उन्होंने कहा जी मुझे कोई उसकी रिपोर्ट दे सके या किसी से आपने रिपोर्ट शेयर की, उन्होंने कहा जी आपको नहीं उनके ख़ानदान को दी। उन्होंने कहा जब ख़ानदान से पूछा तो पता चला कि जनाब 6 फरवरी को ख़ानदान को एक रिपोर्ट दी गई थी जिसके अंदर बिनाई का कोई ज़िक्र नहीं था, किसी किस्म का भी
कोई नहीं बताया गया। ये इसलिए ज़्यादा एक बुरी बात हो जाती है कि इस दौरान में ये खबर चल रही थी, पता नहीं कितनी इसमें सदाकत है, कि महमूद खान अचकज़ई को कोई इतला रिपोर्ट दिखाई गई थी और वो शायद फेक रिपोर्ट थी कि नहीं, उनके यहाँ शायद यही मेडिकल रिपोर्ट हो जिसके अंदर जिक्र ही नहीं है, ये जो फैमिली को दी गई कि जी कोई वो नहीं है। मतलब कवर अप किया गया, ना सिर्फ कि उनको डॉक्टर को राइट टाइम पे नहीं दिखाया गया जिससे उनकी बिनाई चली गई, और एक आंख की बिनाई जाती है तो दूसरी पे भी उसका इफेक्ट होता है। मुझे खुद आंखों की बीमारी का मसला है, इसलिए मैं ये मुसद्दक़ा तौर पे बता सकता हूँ। और उसको कवर किया गया, उसको कवर अप किया गया और झूठ बोला गया, और अभी भी वो एक सिलसिला जारी है। साथ में अब उनकी बाकी कंडीशंस भी जो ओवरऑल पिक्चर करती है कि बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं, सादा सी ग़िज़ा है, रात के वक्त वो खाना नहीं खाते हैं और दिन में 2 दफ़ा वो मीट खाते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन खाते हैं, 2 दफ़ा दाल और कोई चाट वाट खा लेते हैं। सादा सा नाश्ता है और उनकी तफसीलात बताई हुई हैं, मगर उन्होंने कोई वावेला नहीं मचाया कि मर गए लुट गए, मेरी बहुत बुरी हालात हैं, कमरा ठीक नहीं है, बिस्तरा ठीक नहीं है। गो कि उसकी भी शिकायत की गई कि उन सेल में मच्छर और कीड़ों की मौजूदगी का भी कहा गया, और उनका जी महीने में उनको 2 से 3 मरतबा फूड पॉइजनिंग भी हो चुकी है गर्मियों में। जी जी जी। और कैमरास के हवाले से भी बात थी आमिर साहब, मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। डिटेल इसके ऊपर तफसीलन हम बात करेंगे। सिर्फ मुख्तसर जो मैं ये बता देता हूँ कि अदालत ने अब ये उनसे कहा है कि बच्चों के साथ मुलाकात उनकी करवाई जाए टेलीफोन के ऊपर, और उनको ये तबी सहूलियात प्रोवाइड की जाए। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आप मेहमानों का तारुफ करवा दें, तो बांग्लादेश से हम शुरू करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर, साबिक गवर्नर सिंध, और माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, बांग्लादेश से हमारे साथ लाइव हैं। और जी आमिर साहब। जी जुबैर, आपसे तफसीलन जो है इमरान खान की सूरत हाल और उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर से बात करेंगे, मगर आपकी इजाज़त से माजिद निज़ामी जो हैं ये ढाका में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा तज़िया हमें पहले भी देते रहे हैं। तो माजिद, अभी लेटेस्ट बताइएगा कि अभी तक की क्या रिजल्ट्स की इतलाएँ आई हैं और ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं उनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी के अलायंस से कुछ आगे है, और अभी चूंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पर रात को ही वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पर शहरी इलाके हैं या पोलिंग स्टेशंस कम है वहाँ से जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो इस वक्त तकरीबन 40 के लगभग 50 के आसपास जो रिजल्ट्स हैं वो अनऑफिशियली आ चुके हैं, और मुख्तलिफ जमातें अपनी कामयाबी का उसमें ऐलान भी कर रही हैं और जश्न भी बना रही हैं। लेकिन इस हवाले से जब मेरी बात हुई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो इलेक्शन कमेटी है जो इस सारे मामले को डील कर रही है उनसे, तो उन्होंने बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल उस पर आंसर दिया है कि अगले दिन कल सुबह फर्स्ट हाफ में हम आपको बेहतर अंदाज में बता सकेंगे कि मामला क्यों और कहां पर पहुंचा है, क्योंकि 300 नशिस्तें हैं, 299 पर इलेक्शन हुआ है, और उसके लिए एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी है। दूसरी जानिब जमाते इस्लामी का जो अलायंस है और एनसीपी का अलायंस जो वहां की यूथ पार्टी है, उसमें उनके जो कुछ वोकल लीडर्स हैं खुलना से वो उनकी कामयाबी उन्होंने अनाउंस की है। इसी तरह अनऑफिशियली जो अमीर जमात हैं उनकी कामयाबी भी अनाउंस की गई है। ढाका के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन कोई 20 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिसपे जमात इस्लामी का अलायंस ये दावा कर रहा है कि हम कंफर्टेबल हैं, आगे जा रहे हैं। लेकिन जो कि नंबर 300 का है, तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह यहाँ पर अभी रिजल्ट्स जो है वो कंपाइल हो रहे हैं, और जहां जहां जिसको वाजे जीत मिली है वो अनाउंस कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद मंजरनामा वाजे होगा, क्योंकि सर्वेज के अंदर तो बड़ा क्लैरिटी से ये बात थी कि एक टफ मुकाबला होने जा रहा है। तो अगर उस चीज को हम मद्देनजर रखते हैं तो फिर अभी इस वक्त जो है वो इंतजार एक बेहतर ऑप्शन होगी। जुबैर, आप भी जो है माजिद से सवाल पूछ सकते हैं। मैं जुबैर, अभी जो हमारे पास प्रिलिमिनरी एक रिजल्ट्स आए हैं कि जी 65 सीटों के ऊपर जो है वो बर्तरी हासिल है बीएनपी को, और 20 के करीब जो है
जमात इस्लामी को एक क्लियरली ट्रेंड नज़र आ रहा है कि लीड में बीएनपी नज़र आ रही है और क्लियर लीड के साथ वो आगे जाते जा रहे हैं। एक रीज़न बताया जा रहा है कि लेट होने का ये भी है कि इस दफ़ा रेफरेंडम का वोट भी काउंट होगा, इस वजह से भी ज़्यादा डिले हो रही है। ये रेफरेंडम के हवाले से भी बताएं, वहाँ पे क्या इम्कानात हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस इलेक्शन के अंदर। जी बिल्कुल, रेफरेंडम का वोट इस सवाल पूछ सकता हूँ? जी अच्छा, जी प्लीज जी बात कर लें। नहीं आप रेफरेंडम की बात कर लें। जी, रेफरेंडम में चूंकि ये सारा कुछ एक नेशनल कंसेंसस कमीशन के बाद हुआ है जिन्होंने अपनी सिफारिशात पेश की थी, तो आज के दिन दो जो पर्चियां हैं वो अवाम ने कास्ट की हैं। और अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो अनऑफिशियली गैर रस्मी तौर पर बातचीत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश से, उसमें 60% से अबव का जो वोटर टर्नआउट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा और इसमें जो काउंटिंग है डेफिनेटली वो भी मैटर कर रही है। इसीलिए शाम को जो तारिक रहमान है उन्होंने और जमात इस्लामी के अमीर दोनों ने अपने अपने बयानात में ये चीज कही है कि अभी तक की जो चीजें हैं वो तो माइनर इरेगुलरिटीज के साथ, कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स के साथ ठीक चली हैं। मतलब उनको आप कमेंट कर सकते हैं कि वो एक बेहतर इलेक्शन का सिनेरियो था। लेकिन तारिक रहमान की जानिब से और उनकी पार्टी की जानिब से भी ये कहा गया है कि वोटों की गिनती में ताखीर ना की जाए, ताकि वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्शन की रात को कोई ऊंच नीच होती है उसका तासुर ज़ायल हो। इसी तरह जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उन्होंने भी ये कहा है अपने बयान में, एक तो उन्होंने कुछ शिकायत भी की हैं इलेक्शन के हवाले से, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम वोटों की गिनती के ऊपर भी पहरा देंगे ताकि यहां से भी जो मामला है वो भी एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। तो आज के दिन पर तो दोनों जमातों का एक बड़ा मुनासिब तबसरा रहा है और उन्होंने इसको बेहतर करार दिया। लेकिन रात की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो गिनती है, अभी भी उसके हवाले से दोनों बिल्कुल मुस्तैद और एक्टिव हैं और देख रहे हैं कि कहीं पे कोई सिचुएशन खराब ना हो। जी, ये जुबैर आप कमेंट भी कर लें और माजिद से पूछ भी सकते हैं, मगर जो क्लियरली दो ट्रेंड जो नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जी जी जी, दो ट्रेंड ये है कि अवामी लीग जो है ना, अवामी लीग जो है वो उनके बाहर होने से, जी मैं उसी पर सवाल पूछने वाला था। टर्नआउट पे वो कह रहे हैं 60% के करीब नजर आ रहा है और वो कोई उससे फर्क नहीं पड़ा अवामी लीग के बाहर जाने से। और दूसरा रेफरेंडम जो है, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि जिस तरह पहले हसीना वाजिद जो थी वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक और फाशिस्ट रवैया उनका हो गया था, तो वो एक किस्म के उसके ऊपर जो रिफॉर्म्स की बात की गई है वो चेक्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद बाई कैमरल हाउस होना चाहिए और भी उसके अंदर शिके हैं, मगर वो बेसिकली एग्जेक्टिव के ऊपर एक चेक्स के तौर पर किया जा रहा है। आप क्या इसको अपना तजिया दें और फिर माजिद से भी पूछ सकते हैं आप। जी देखें, एक तो ज़ाहिर है बांग्लादेश का इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारा हिस्सा रहा है। तो जब भी इलेक्शन होते रहे इन द पास्ट तो फॉलो पूरा पाकिस्तान करता है। इस दफ़ा पहले ये होता था कि बीएनपी बॉयकट करती थी तकरीबन, पिछली दफ़ा तो डेफिनेटली बॉयकट किया था, उससे पहले भी ज़ाहिर है शदीद इल्ज़ामात लगाए जाते थे धांधली के और जिसमें हकीकत भी थी। लेकिन इस वक्त चूँकि माजिद वहाँ हैं तो मैं दो चीज़ों पर तबसरा चाहूँगा उनका कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी अवामी लीग की सपोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो वो उन्होंने क्या महसूस किया कि अवामी लीग के लिए कुछ है, सिंपति सपोर्ट है, या डर खौफ से अवामी लीग के सपोर्टर जो हैं वो इजहार उस तरह से नहीं करते? क्योंकि एक कितनी बड़ी जमात जिसने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में की रोल प्ले किया, वॉट एवर इट्स फॉल्ट्स, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या माजिद ने महसूस किया कि अवामी लीग के साथ ज़्यादती हुई है या उनके सपोर्ट पेस अभी भी है? और दूसरा जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उसका कहीं झुकाव होता है या है इस दफ़ा, या बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस को रन करने दे रहे हैं? जी माजिद। जी बिल्कुल, ये दोनों जो सवालात हैं ये अहम इसलिए हैं कि मैंने भी इनको जानने की कोशिश की है।
अवामी लीग के नंबर्स जो हैं वो अगर हम देखें तो वो बिल्कुल कठिन हालात में भी उन्होंने को 25 से 30% वोट सिक्योर किया है पिछले 30-40 साल में, अगर हम इलेक्शंस को देखते हैं। तो इस दफा ये खदशा बिल्कुल जाहिर किया जा रहा था कि क्या वो जमात इस्लामी की मुखालफत में बीएनपी के पलड़े में अपना वोट डालेंगे या नहीं, क्योंकि अगर जमात इस्लामी का अलायंस कामयाब होता है तो उसका एक डायरेक्ट नुकसान अवामी लीग को होगा। अगरचे जमात इस्लामी की क़यादत ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ ये रखा है कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन बहरहाल दोनों की एक हिस्ट्री मौजूद है। आज पोलिंग के अमल के अंदर जो वायलेंस का नंबर है वो खासा कम रहा है, और ये पिछले 3 इलेक्शन से बड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि उस वक्त जो वायलेंस है उसकी शिकायत बहुत ज्यादा थी। तो ये मैंने बिल्कुल इस हवाले से 2-3 बड़े अहम लोगों से बात की, उनसे पूछने की कोशिश की, तो अमूमी राय यही है कि ये बात दुरुस्त है कि अवामी लीग की जो उनको बैन किया गया है या वो इंतखाबी अमल में नहीं है, तो एक प्रॉपर उनका क्लोजर नहीं हुआ, बल्कि ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पे रहेगा। लेकिन चूंकि हालात इतने सख्त हो चुके थे और जो मेरिट जो कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हुआ था उसमें जो डेथ टोल था वो खासा ज्यादा था, तो इसलिए अभी इस वक्त कोई उनके लिए हमदर्दी के जज्बात नहीं है। उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त मुंतशिर है, लोग रोपोश हैं, इनएक्टिव है, तो वो हमदर्दी का एलिमेंट तो फिलहाल नहीं आया, क्योंकि रिसेंट पास्ट में उन्होंने जो किया था मुजाहिरीन के साथ वो अभी तक उसका गमो गुस्सा मौजूद है। मिसाल के तौर पर जितनी भी यादगारें शेख मुजीब से या शेख हसीना से वाबस्ता थी, मुख्तलिफ मुजस्मे, मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स, वो उसी तरह अभी तबाह हाल ही हैं। ढाका और उसके बाहर जो उसके आसपास दूसरे शहर हैं या दूर तक चिटागोंग तक भी जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उन यादगारों को बहाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि वो जो सेंटीमेंट है वो भी उसी तरह से मौजूद है। और दूसरा मामला इसमें जी जारी रखिए प्लीज। जी, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बड़े इंटरेस्टिंग सवालात यहाँ पर हुए हैं, और उसके ऊपर कई तंजिया जुमलों का तबादला भी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातों में हुआ है। उनका यही कहना था कि जो बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट है अभी उसका रोल किसी दूसरे करीबी मुल्क के रोल से ज्यादा नहीं हुआ, तो इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं कि इस मर्तबा उनका कोई फेवरेट नहीं है और वो नई आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी जरूर कहते थे कि हमारे 2-3 जो ममालिक हैं बर्रे सगीर के, उनके अंदर रेगिंग की, इस्टेब्लिशमेंट के झुकाव की एक पूरी हिस्ट्री है, तो बड़ा बच के चलना पड़ेगा, बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा। तो ये दोनों बातें वो साथ साथ करते थे और कुछ डिस्क्लेमर्स भी देते थे और कुछ रियलिटीज भी बताते थे। ये बड़ा हैरानिक है जुबैर के बताया जा रहा है कि 1970 के बाद जो है सबसे फेयर इलेक्शन वहाँ हो रहे हैं, कि मगर माइनस अवामी लीग से वो एक अनफेयरनेस वाला थोड़ा सा आ जाता है, मगर 1970 के कुछ नतीजा एक ज़ाहिर है पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, एक वो बुरा नतीजा भी था, मगर उसकी रोशनी में कम से कम पाकिस्तान में बाद में आइन बन गया और कम से कम वेस्टर्न पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया। अब ये जो इलेक्शन है इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो फैक्ट है, मुझे ये करेक्ट करेंगे माजिद अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि ये जो कोटा सिस्टम के खिलाफ जो जुलाई का इनकलाब था, ये कोटा सिस्टम जो शोहदा 1970-71 के जिनको वो शहीद कहते हैं उनके डिसेंडेंट्स की नौकरियों में कोटा था, और 50 साल भी वो कोटे की वजह से एक वो रूलिंग अशराफिया एलीट बन चुकी हुई थी और उनकी मोनोपली थी पावर के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, तालीमी इदारों के ऊपर कोटास थे। तो ये शुरू ही उनके खिलाफ ये इब्तिदा हुई इनकलाब की, जो कि फैल के फिर वो ज़ाहिर है उनको हसीना वाजिद को जाना पड़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तारीखी फैक्ट है जुबैर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ना, मेरा ख्याल है सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो वाहिद चीज़ नहीं थी, वो मेरा ख्याल है अल्टीमेट फाइनल कॉल थी लोगों की हसीना वाजिद के एटोक्रेटिक रजीम की, जो कि जिसको 15 साल हो चुके थे।
और जिस तरह से उन्होंने अपने मुखालफिन को, खालदा ज़िया फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको जिस तरह से केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनको अंदर बंद किया, दूसरों को फिर वहाँ एक बहुत बड़ा मसला हसीना वाजिद के ज़माने में मिसिंग पर्सनस का, जैसे कि हमारा है, बल्कि ऑन अ लार्जर स्केल देखा गया। फिर मैनी पॉलिटिकल लीडर्स जो अरेस्टेड थे उनके साथ जिस तरह से तशद्दुद किया गया, और जिस तरह अभी माजिद ने जिक्र किया जमात इस्लामी के लोगों को तो हैंग कर दिया गया इस बेसिस पर कि वो सन 71 में पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव था, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे या अवामी लीग के मुखालिफ थे। सो डैट वाज नॉट दी ओनली थिंग कि स्टूडेंट्स बाहर निकले और उन्होंने इस तरह से भरपूर अंदाज में मुखालफत की। फिर उनका जो और बड़ा रीज़न था जिसमें लोगों की शदीद नफरत हुई थी, वो इंडिया के साथ उनका झुकाव था। वो इस हद तक हो गया था कि बहुत से बंगाली जो मेरे जानने वाले भी और वहाँ मीडिया के भी लोग जिनसे बात होती थी कि वो फील भी नहीं करते कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। द वे ख़ास तौर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे वो रूल कर रहे थे और हर चीज़ इंडिया के कहने पर हो रही थी। सो मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड। बट मैं एक चीज़ उस हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे जज्बात हमेशा उसके साथ ज़रूर होते हैं जो मजलूम होता है। और इस वक्त आई थिंक इन दिस इलेक्टोरल प्रोसेस व्हाट एवर अवामी लीग डिड, लेकिन एक पार्टी को बैन कर देना, अब वो जाहिर सी बात है इस किस्म का माहौल है कि वहाँ कोई शोर नहीं, कोई इस पर चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये माहौल हमेशा नहीं रहेगा, आज से 2 साल के बाद ये तब्दील हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेयर ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ये जो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर जाती हैं कि जी आपने अवामी लीग ने बहुत गलत काम किए, तो लेट द पीपल ऑफ बांग्लादेश डिसाइड, और जो लीगल केसेस हैं उनको आप परस्यू करें। लेकिन एक पार्टी को उठा के बैन कर देना, वो पार्टी जो कि ज़ाहिर है शेख मुजीबुर रहमान का वो जो था मुजस्मा वो भी गिरा दिया था, तो एट द एंड ऑफ द डे ही वाज स्टिल दी ऑब्वियसली लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल था तो उन्हीं का था। अब दूसरा उनका हमेशा से मुकाबला होता रहा है जनरल ज़ियाउर रहमान से कि किसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इंडिपेंडेंस में। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि अवामी लीग या शेख मुजीबुर रहमान का कोई हिस्सा ही नहीं था। सो आई थिंक ये भी इलेक्शन में उस हवाले से तो नहीं कहूँगा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन करके बाकी उनको इजाज़त दें। पहले जमात इस्लामी बैन थी, पहले बीएनपी के लिए मुश्किलात थी। सो माजिद इसके ऊपर भी जो है ना कमेंट के अवामी लीग चाहे बाहर है तो उसके मतलब जनरली क्या फीलिंग क्या है, इस पे भी आप कमेंट कर दीजिएगा। प्लस ये कि ये एक तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जो बात हो रही थी कि जो रिफॉर्म एजेंडा है इट इज़ बैक्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। इस जुलाई उसके अंदर सभी ने उसको अप्रूव ज़रूर किया था, मगर दरमियान में बीएनपी जो थी वो उसको थोड़ा सा उससे खाइफ नज़र आ रही थी। मगर अब आखिर में हमें बताया गया है कि जमात इस्लामी ने भी कहा जी हमें भी कबूल है और बीएनपी भी कह रही है कबूल है। तो ये किस्म का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि दोबारा हसीना वाजिद वाला वाक़या दोबारा उस तरह से कोई फाशिस्ट एग्जेक्टिव ना हो, तो ये उनकी तरफ से भी इसकी बैकिंग है। ये सही है तासुर? जी, आपके जो सवाल के 2 पहलू हैं। पहला मामला जो अवामी लीग का है, तो इसमें बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पर बिल्कुल यहाँ की पॉलिटिक्स में मौजूद रहेगा और इस खदशे का इजहार यहाँ पर किया भी गया है। दूसरा जो कोटा सिस्टम का मसला है उसके अंदर जो एक बात नहीं डिस्कस की जाती वो ये है कि एक तो वो उन तमाम अफराद के लिए कोटा मखसूस था जो 1971 में जिन्होंने वहां की तहरीक में हिस्सा लिया। दूसरा ये कि जो लोग उस हवाले से किसी तहफुजात का या उसके ऊपर को ऑब्जेक्शन करते थे तो उनको मिलाइन करने के लिए, उनको पॉलिटिकली उनको तनकीद का निशाना बनाने के लिए उनको ये ताना दिया जाता था कि आप उन लोगों की औलादें हैं जिन्होंने इस पूरी मूवमेंट में पाकिस्तान का साथ दिया। तो वो जिस तरह यहां पर एक गद्दार का खेल खेला जाता है वहां पर भी ये शुरू हो चुका था 10-15 साल में कि एक तो चले कोटा सिस्टम है उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, लेकिन जिन लोगों को कोटा नहीं मिला या जो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते थे, अपनी आवाज बुलंद करते थे, वो खा एजुकेटेड मिडिल क्लास से हों, वो स्टूडेंट्स हों, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हों, तो उनको मिलाइन करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए उनको फिर रजाकार कहा जाता था, जिसको यहाँ पे बंगाली में
तो वो उसने मेरा ख्याल है कि ज्यादा यूथ के अंदर एक सेंटिमेंट को भड़काया और काम जिससे ज्यादा खराब हुआ कि एक प्रोसेस चले, ठीक है वो चल रहा है, उसके ऊपर जो भी एबीसी उनके रिजर्वेशन है, लेकिन दूसरों को जब इस तरह से मिलाइन किया गया तो मामला ज्यादा खराब हो गया। अब जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसमें जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसका एक बड़ा मोहतात रवैया है, और वो इस हवाले से बड़े संजीदगी से और बड़े एतदाल के साथ बयान दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो एजेंडा है, ये जिसको हम जेन जी कहते हैं या यूथ कहते हैं, उसके प्रोटेस्ट के नतीजे में ये एजेंडा सामने आया कि मुल्क का जो निज़ाम है वो डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं दे रहा आवाम को, तो इसलिए इसके अंदर चेंज होनी चाहिए। तो उस चेंज की वजह से फिर ये जो नेशनल कंसेंसस कमीशन बनाए यहाँ पे, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी गुज़िश्ता साल, तो उसके अंदर अमूमी तौर पर तमाम जगहों से सिफारिशात ली गई थी। तो ये बात दुरुस्त है कि यहाँ की जो मुक्तदरा है, यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस सारे मामले के अंदर इसके साथ इसलिए भी खड़ी है कि हमें ये चीज नोट करनी चाहिए कि जब मुजाहरे हुए, शेख हसीना चली गई और अबूरी हुकूमत के ऐलान में देरी हो रही थी और खदशा था कि फौज दोबारा टेक ओवर ना कर ले, तो उस वक्त दोबारा मुजाहरे शुरू हो गए थे। तो एक तरह से यहाँ की स्टैब्लिश गवर्नमेंट के ऊपर एक ये भी प्रेशर है कि जो मॉडल वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, अब शायद वो उतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये ज़ुबैर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो जमात इस्लामी की इमरजेंस है। इस वक्त पूरी इस्लामिक दुनिया के अंदर अख़वानुल मुस्लिमीन जो है वो मिस्र के अंदर वो सीसी ने बिल्कुल तबाह कर दी। अरबकान बहुत मॉडर्नाइज होके वो इस्लामिस्ट से अब दूर जा चुके हुए हैं। अभी ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं बड़े शरारती आदमी हैं, तो वो उनका एक कमेंट बड़ा ट्विटर पे चल रहा था कि पूरी दुनिया के जमात इस्लामी को इतनी सीटें नहीं मिली जितनी के बांग्लादेश में मिलने जा रही हैं। अब उसके रिप्लिकेशंस हैं, इट्स अ चेंज जमात इस्लामी, मगर उससे इंडिया भी खाइफ है, क्योंकि जमात इस्लामी का क्लियरली जो है गो के अपने बयानात में वो बड़े मुझे रिजर्व्ड नज़र आ रहे हैं, मगर वो इंडिया उनसे घबराता है। बांग्लादेश के लिए भी बहुत बड़ी तब्दीली है, उनका एक सेकुलर कल्चर रहा है। जुबैर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरे ख्याल से ये जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे और बड़ा क्लियर है, जैसे माजिद ने भी बताया कि नंबर 1 नंबर 2 पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी में से ही होगी। मोस्ट प्रॉब्ली बीएनपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट और जमात इस्लामी एक क्रेडिबल ऑपोजिशन के तौर पर सामने आएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा ख्याल है दोनों उसी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी इंडिया है, प्रो पाकिस्तान है, राइट विंग पार्टीज़ हैं, एक कम है राइट विंग, एक थोड़ी सी ज़्यादा राइट विंग है। और जमात इस्लामी एक बहुत ही आपको पता है कि जहाँ भी पाकिस्तान में भी उनको जब मौका मिला था तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल उनका नैरेटिव होता है। बांग्लादेश में क्या होगा, बट एक चीज़ ज़रूर है कि ये इस इलेक्शन के बाद एक स्पेस क्रिएट होगी जब लोग महसूस करेंगे कि ऑपोजिशन सही मानों में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज़ या लेफ्ट विंग पार्टीज़ या वो कुव्वतें, वो सोच जो समझती हैं कि इंडिया के साथ इतनी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं भी बांग्लादेश जा चुका हूँ 2-3 दफ़ा और बड़ा डिटेल पे रिव्यू भी किया है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों पार्टीज़ उसी सोच की अक्कासी करेंगी, एक नंबर 1 होगी, एक नंबर 2 होगी, बट क्रेडिबल ऑपोजिशन की स्पेस खाली होगी और वो इमर्ज होके आएगी इन द फॉर्म ऑफ अवामी लीग, मे बी अ ईयर फ्रॉम नाउ और 2 years फ्रॉम नाउ, जब सख्तियाँ थोड़ी सी कम होंगी। ये जो दाएं और बाएं बाजू की तशरीहें बदल चुकी हैं निज़ामी साहब बहुत ज़्यादा, मगर जिस तरह इन्होंने बीएनपी को राइटिस्ट पार्टी कहा है, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप जो ट्रेडिशनल जो एक रवायती तरीका था राइटिस्ट का, मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बीएनपी पे फिट होता है। जमात इस्लामी भी गो कि वो राइटिस्ट ही ऑफ कोर्स जो है, और वो कोई औरत को किसी को सिवाय एक हिंदू खातून को खल्ला में आप बता रहे थे एक टिकट दी है, वो किसी एक कैंडिडेट को भी नहीं दे रहे। ये लेफ्ट एंड राइट की क्या है, और क्या ये जो खुल के उनके कैंपेन के अंदर इन बातों का जिक्र हुआ इंडिया पाकिस्तान? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि चूंकि अवामी लीग के जाने के बाद इंडिया का रवैया भी तब्दील हो गया था और बांग्लादेश के साथ खासी मुश्किलात हुई थी, तो इस वजह से एक अमूमी तासुर तो यही है इंडिया के हवाले से कि उनसे
सा टाइम लगेगा। लेकिन जमाते इस्लामी की जानिब से भी बड़े मोहतात बयानात दिए गए हैं। उनसे ये पूछा गया कि क्या हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, तो उन्होंने कहा कि मैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पे यकीन नहीं रखता, मेरे लिए सब सिटीजन हैं, तो ये सवाल आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर इसी तरह उनसे पूछा गया कि आपका इंडिया से क्या मौकफ है, उसके बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है वो एक नियरेस्ट नेबर है और नियरेस्ट नेबर के साथ आप जो है वो उसके साथ बिल्कुल आपके ताल्लुकात रहते हैं। फिर इसी तरह एक और मामले में जब उनसे कहा गया कि जी अगर कोई ऐसा विजिट होता है तो उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो उन्होंने कहा कि जी घर आने वाले हर मेहमान को हम वेलकम करते हैं। तो अभी इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर ये बात तो मौजूद है कि इंडिया ने जो कुछ ओवरडू किया है और यहाँ पर उनकी जो प्रेजेंस एक हद से ज्यादा और गई थी, जिससे सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ बांग्लादेश जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया था। तो इसलिए जब वो दूसरे ममालिक के बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी, चाइना के बारे में भी बात करते हैं गैर रस्मी महफिलों में, यहाँ के सियासी रहनुमा, इंतखाबी उम्मीदवार, तो वो ये साथ एक डिस्क्लेमर या रियलिटी चेक जरूर लगाते हैं कि हम अगर ओपन टू ऑल हैं या हम अवामी लीग की पॉलिसी तब्दील करना चाहते हैं फॉरेन अफेयर्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो खुद मुख्तारी है वो मुतासिर की जाए या हमारे बराबरी के मामले के अंदर जो है वो ऊंच नीच की जाए। तो ये एक मैसेज है जो अपनी मैं गुफ्तगू के अंदर बिल्कुल कन्वे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद, आप हमारे साथ वक्त दिया। जुबैर हमारे साथ ही रहेंगे, इसके इमरान खान के मुतालिक भी बात करेंगे और पाकिस्तानी सियासत के मुतालिक भी। जी, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब जी, जुबैर, ये इमरान खान के मुतालिक हमारे ही सीनियर रैंकर असदुल्ला खान ने ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी आंख का मसला है और उनको इलाज के लिए किया है। गवर्नमेंट ने पहले उसको डिनाई किया, फिर उनका जब चेकअप भी हुआ उन्होंने कहा जी उनको चेकअप करके वो बिल्कुल मामला ठीक है, उनका इलाज करके ठीक कर दिया। अब उनको अभी जो ये इस रिपोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, इसके बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ बरक्स इसके जो रिपोर्ट आई है, काफ़ी खदशात हैं उनकी पार्टी को और होने भी चाहिए, क्या कहेंगे? आई थिंक ये सारा एपिसोड जो है उनकी सेहत को लेके मेरा ख्याल है शर्मनाक है एज अ नेशन। मेरा ख्याल है हम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जिस तरह से ट्रीट करते हैं वो शर्मनाक है। हमने इस 78 साल में कुछ भी नहीं सीखा। हम उनको एनिमीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, बल्कि एनिमीज़ को भी इससे ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। वो जो अभिनंदन आए थे तो उनको चाय पिला के और बड़े अच्छे तरीके से हमने रुखसत किया था। एंड लुक एट इट, कंपेयर इट विद इमरान खान, द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। एक तो मन घड़त पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में उनको अंदर बंद किया हुआ है, ऊपर से फिर इतने महीनों से जो सबके सामने है, आपने उनके डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दिया, आपने उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया, आपने उनके लॉयर्स को नहीं मिलने दिया, आपने उनके लीडर्स को, सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बने कितना अर्सा गुजर गया, वो आई मीन ही हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन और उनको आप मिलने नहीं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद सबसे एक और जुल्म जो अभी पिछले दिनों कितने अरसे से उनके जो बेटे लंदन में हैं उनको वीज़ा नहीं इशू कर रहे हैं। अभी ये तरीका होता है? अगर हम समझ रहे हैं कि ये सब करने से, ये सब दबाने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी और इनके लिए आसानियां पैदा होंगी, तो ये नहीं होगी। इतना गुस्सा और एंगर आज मैंने जितना देखा है, मेरा ख्याल है इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त की हुकूमत की कि उनके हेल्थ के हवाले से ही शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। और ये 4 महीने से अगर हो रहा था तो आपने आई ड्रॉप्स दे के आप समझ रहे हैं आंखों का इलाज आप कर देंगे। और प्लस सिर्फ आंखों की बात नहीं है, ही मस्ट हैव एक्सेस टू हिज डॉक्टर्स, एज सिंपल एज दैट। कौन सा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जिसके हालात में जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि एक हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल केसेस का एक सिलसिला है जो इमरान खान पे चल रहा है और जिस तरह से वो जेल में हैं, लेकिन ये जो तमाम मामला हुआ है, जिस तरह की रिपोर्ट सलमान सफदर सामने लेकर आए हैं, क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग थी? ये क्या लगता है, या ये कोई मिस हैंडलिंग हुई है, समझ नहीं पाए कि ये इतना बड़ा मसला है और फिर ये इस तरह से कॉन्सिक्वेंस उसके ये हुए हैं कि बिनाई चली गई है या 85
5% जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। क्या लगता है इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? देखिए, जब मैं तो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इन क्रिमिनल नेग्लिजेंस मींस के इट इज़ डिलिबरेट। ये नहीं कि उनको तो नहीं पता था अथॉरिटीज़ के आंख का कुछ हो जाएगा, लेकिन उनके ये नेग्लिजेंस जो है दिस बॉर्डर्स क्रिमिनलिटी के। भाई आप अगर एक इतना बड़ा लीडर है जिसको आपने जेल में डाला हुआ है फॉर नो रीज़न, अगर वो किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे, और सबसे ज़्यादा जो है आमिर, जो मुझे आज अफसोस हुआ ये जब देखे कि ये नवाज शरीफ आई मीन अगर वो आज के दिन चले अपने 3 साल जो भी आपकी साइलेंस है, जो भी आपके असूल थे, रोंदे गए, रिग्ड इलेक्शन हुआ, सब कुछ हो गया, अगर आज के दिन वो एक इजहार कर देते अपने ट्वीट के थ्रू या किसी के थ्रू कि जी ही इज़ वेरी कंसर्न एंड जस्ट सेइंग कि जी मुझे बड़ा कंसर्न है, हमारे सियासी मुखालिफ होंगे लेकिन उनकी सेहत का हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनका इलाज होना चाहिए, जिसने इसमें जो भी इस किस्म की ओमिशन की है उससे पूछगछ होनी चाहिए ताकि आइंदा ये ना रिपीट हो। अगर ये सिर्फ नवाज शरीफ कहते तो मेरा ख्याल है बहुत एक अच्छा तासुर आता। कम से कम ये तो लगता कि किसी एक पॉइंट पर ही हैज़ कम, क्योंकि हेल्थ का तो ऐसे होता है कि चाहे हमारे दुश्मन होते हैं, दोस्त होते हैं, कोई भी, चाहे किसी इंडिया का कोई पॉलिटिकल लीडर है, अगर उसकी हालत ख़राब है तो वी ऑल फील, अपने फैमिली में किसी के साथ आपकी नाराज़गी है, बावजूद उसके आप जो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ मैटर्स वी ऑल हैव, हमारी सोसाइटी में एक तरीक़ेकार है। एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट एंड दैट इज़ वाई जो PTI के वर्कर्स का जो एंगर है, रिस्पॉन्स है, दैट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। सोसाइटी ह्यूमैनिटेरियन, बिल्कुल ये ह्यूमैनिटेरियन है। और जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे तो उस वक्त ये काफ़ी लोग शक करते थे और वो काफ़ी शक उनमें से दुरुस्त भी आए, मगर हमारे जैसे लोग थे और आप भी उसमें थे, सभी लोग कह रहे थे कि एक आदमी बीमार है तो उसका एक हक है कि उसको उसका इलाज करवाया जाए, उसकी तशखीस की जाए, उसको चेक किया जाए। ये चांस नहीं लिया जा सकता। और बिल्कुल जो है अभी भी जो है ये एक सवाल है कि अब उनकी, क्योंकि ये एक आंख की जब 85% वो नहीं होती और वो कह रहे हैं कि ड्रॉप्स मुझे 2 महीने से दिए जा रहे हैं, वो उससे मुझे कोई अफाका नहीं हुआ, ये बढ़ भी जाती है। और इसका मैं खुद, क्योंकि मुझे भी आंखों का मसला है, ये डॉक्टर मुझे डराते रहते हैं कि दूसरी आंख के ऊपर भी आपकी इसका इफेक्ट आ सकता है। नाउ व्हाट? इसके बाद अदालत ने तो इस हद तक सिर्फ कहा है कि उनको अच्छी बात है, उनको बेटों को साथ जो है टेलीफोन के ऊपर बात करने का कहा है, मगर एक जनरल सा है कि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। क्या कहेंगे? देखें, एक तो मैं कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल मुतासिर नहीं हूँ। ये कोई एहसान नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने ये मुलाकात करा के। सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले इस पर नोटिस लेना चाहिए था। और जाहिर सी बात है PTI की लीडरशिप बार बार, उनकी फैमिली बार बार इस चीज़ को रेफर कर रही थी कि जी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो व्हाट वाज द कोर्ट थिंकिंग? सुप्रीम कोर्ट कौन, आप उनके केसेस का तो इंसाफ कर नहीं रहे। कम से कम ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इस हद तक तो आप आगे करते। और इसमें भी देखें बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी हैं कि वाई सडनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख्याल आ गया कि ये सब होना चाहिए। उनके साथ पिछले दिनों कुछ फॉरेन डेलीगेशंस की मुलाकात भी हुई थी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर और हमारे कोर्ट्स पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ास तौर पर, कि इंसाफ के तकाजे पूरे करें, उनके केस लगाएं, उसको हेयरिंग करें और ताकि फैसला हो दिस वे और दैट वे। दिस वे क्या मतलब, होना ही इमरान खान के हक में चाहिए। अभी 2.5 साल आपने अंदर बंद रखा है, अभी आपने क्या करना है? एंड इट इज़ नॉट जस्ट इमरान खान, इमेजिन उनकी बेगम भी जेल में बंद है। सो इतना तो जुल्म आप करेंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन ही आएगा। रिएक्शन कैन बी कैटास्ट्रोफिक, बहुत बड़ा भी हो सकता है। बांग्लादेश में भी हसीना वाजिद की अभी हम बात कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त आप कह रहे हैं कि कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन हो सकता है। ये जो बातचीत की बात चल रही थी, दोनों तरफ से एक पॉजिटिव जस्टिस मुस्बत इशारे आ रहे थे, इससे क्या वो विशिएट हो जाएगा एनवायरनमेंट, या आप समझ रहे हैं कि रिएक्शन आएगा? देखें, बहुत से लोग कह रहे हैं कुछ बैकडोर में कुछ बातचीत हो रही है या क्या हो रहा है।
जब तक एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इंश्योरिंग के इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की जो नाहक उनको सज़ाएं हैं, जब तक वो सब ख़त्म नहीं की जाएंगी, जब तक उनको इलाज नहीं मिलेगा, बेस्ट इलाज, ही डिज़र्व्स इट। पाकिस्तान का सबसे अच्छा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है। अभी आप सितम शरीफी देखेंगे, जिसने हॉस्पिटल सबसे अच्छा बनाया है, उनको एक छोटे से क्लिनिक में भी इलाज करवाने के लिए आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी। ज़ुबैर साहब, लेकिन इसमें मुत्तहिदा ऑपोजिशन, जैसे आमिर साहब ने भी अभी बात की, मुत्तहिदा ऑपोजिशन का भी एक सामने आया है कि इस तरह के मामलात में एंगेजमेंट जो है वो आगे नहीं हो सकती। और सेकेंडली उनका ये कहना है, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, कि जब ये इतनी 22 सफ़ात की जो ये रिपोर्ट दी गई है सलमान सफदर की जानिब से, तो उसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है, उनकी बच्चों से बात करा दी जाए या उनको इलाज की सहूलत दी जाए, लेकिन जो पिछली नेग्लिजेंस हुई है ना उस पे किसी को पूछा जा रहा है और ना उसको देखा जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दे आर नॉट बिलीविंग कि अभी आगे भी इसके ऊपर अमल दरामद कौन इंश्योर कराएगा? आई मीन इट्स स्टिल अ क्वेश्चन। अभी भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया भाई, फोन पर उनकी बातचीत करा दें, वो बिल्कुल कराएं, बट द क्वेश्चन, द बिगर क्वेश्चन, द लार्जर इशू इज कि आप क्यों नहीं फोन, कौन है जिसने फोन रोके हुए हैं? क्यों नहीं बेटे फोन पर बात कर सकते अपने बाप के साथ? दैट शुड हैव बीन एड्रेस्ड। और उस पर अगर वो एक्शन लेते हुए नजर आएंगे तो थोड़ा सा इमरान खान के सपोर्टर्स मुतमईन होंगे। एंड प्लस प्लीज अंडरस्टैंड आमिर कि देर इज़ एन इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, UN वॉच है, ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान बेनिफिट्स फ्रॉम GSP+, तो वो हमारा वैसे ही मईशत फंसी हुई है, हम हर चीज़ अपने लिए मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में और हफ्तों में और महीनों में? अगर कोई एक्शन लेना है तो उसको पिछले चीज़ को अजाला करें, लेकिन ये फैक्ट कि जी बातचीत ना करवाए बच्चों से, हमें जुल्म है। अब कोई PMLN का आएगा, वो टीवी पर भी आप देखते हो, नवाज शरीफ के साथ क्या होता है, पहले तो आर वी कंपीटिंग हु इज मोर इवल और आर वी कंपीटिंग हु इज बेटर? तो ये कहना कि जी वो इतने खराब थे, मैं उससे कम खराब हूं, ये तो कोई लॉजिक जी बिल्कुल रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं और एक्सट्रीम पे चीजें जा रही हैं नहीं जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने हमें वक्त दिया और इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।